दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर 8, 9, 10 जून को आने वाला है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड एग्ज़ाम में भी जो आए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का थर्ड वीडियो है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। साथ में ये भी कहना है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके छूट भी सकते हैं, जो कि हो सकता है कि आपको परीक्षा में मदद करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसमें जो है 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में कहा गया है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये ठीक है। उसका कोई साम्राज्य नहीं रह गया था। पेंशन पाता था अंग्रेजों से, उस समय पेंशन पाते थे ये। इब्राहिम जोक और असदुल्ला खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं। वह 1 लाख रुपए से कम, यहाँ पे कम शब्द का आया है, तो कम तो नहीं था, बल्कि 1 लाख रुपए जो थी वो प्रतिमाह उसकी पेंशन वो पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इसमें यहाँ पे कम शब्द है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व में उल्लिखित नहीं है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में संविधान में है। भाग 4 में ये आयरलैंड से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 है। 36 से 51 के बीच में ये है अनुच्छेद में। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन और गौ हत्या पर प्रतिषेध, ये जो है 48 में है। विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये नहीं है। यहाँ पर विधायिका की जगह होगा न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना ये 50वें अनुच्छेद में आता है। चूंकि विधायिका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, इसलिए यही वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उल्लिखित नहीं है, पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची दिया गया है। द्वितीय अनुसूची जो है वो शपथ को लेकर के है, माफ़ कीजिएगा, वेतन को लेकर के है, और शपथ को लेकर के तीसरी अनुसूची है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये चौथी अनुसूची है, फोर्थ शेड्यूल में है। दल बदल विरोध, ये 10वीं अनुसूची में है, ये भी सही है। तो राज्यसभा में राज्यों में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, पहला है। दूसरा है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। तीसरा है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो जैसा कि पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर 1956 में जब ये कमेटी बनी थी, तो 57 में जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो 3 स्तरीय पंचायत की बात की थी। उसमें मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत की बात करी गई थी। तो 50% की जगह 33% सीटों का आरक्षण है, पहली बात, तो ये गलत है। दूसरा, ग्राम सभा के निकाय हैं, गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है या जिनकी मतदाता सूची में नाम है, केवल वही जो हैं ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो पहला
दूसरा गलत है। तीसरा, यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। तो केवल तीसरा सही है, इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए 6वीं अनुसूची जो है, 6th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 राज्य आते हैं। इनकी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ आते हैं। और अब यहाँ पे ऑप्शन में हमें त्रिपुरा दे रखा है, ये आंसर सही है। सिक्किम, नागालैंड या उपरोक्त सभी ये गलत हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये याद रखिएगा। 6वीं अनुसूची में ये चारों राज्यों के अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय या कह सकते हैं मुख्यालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, गुरुग्राम, याद रखिएगा। हरियाणा में गुरुग्राम है, जो पहले गुड़गांव बोला जाता था, वहीं पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ सहायक नदियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ जो है मुख्य नदियाँ दे रखी हैं। तेल नदी, ये महानदी की सहायक है। कोयना, ये कृष्णा नदी की सहायक है। तुंगभद्रा, भीमा, ये भी कृष्णा नदी की सहायक हैं। हेमावती, अमरावती, ये कावेरी की सहायक हैं। उसके बाद शिप्रा, शिप्रा के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, ये चंबल की सहायक है। तो 2, 3, 4, 1 इसमें हो जाएगा। और 2, 3, 4, 1 ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? देखिए सबसे लंबी पूछा है, तो वेम्बनाथ झील और अष्टमुदी झील, ये दोनों केरल में पड़ती हैं। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वेम्बनाथ झील, जो कि सबसे लंबी झील है भारत की, जो कि केरल में है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात दे रखे हैं, फॉल्स दे रखे हैं, वाटरफॉल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ के राज्य दे रखे हैं। दूध सागर, दूध सागर ये गोवा में है, मांडवी नदी के किनारे। चित्रकूट, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है ये। और दूध सागर ये मांडवी नदी पर है। जोग गरसोपा भी बोलते हैं जोग को, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जाता है, ये कर्नाटक में है। और उसके बाद सोचिपारा, ये केरल में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ये वाला भी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कल्चर्स के नाम है और दूसरी तरफ फूल्स किससे संबंधित है, किसी खेती संबंधित है, किसके पालन से संबंधित है वो। जैसे सेरीकल्चर है, तो रेशम या कि केतलियों का पालन जो है वो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, रेशम पालन। तो पहले का चौथा हो जाएगा एपीकल्चर, एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन होता है। पिसीकल्चर मछली पालन होता है। और ओलरी कल्चर वो सब्जियों का की खेती जो होती है वो ओलरी कल्चर कहलाती है। तो इसमें हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ये पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि जो थी 2007 से लेकर 2012 के बीच में थी। इसी पंचवर्षीय योजना में एक और सवाल पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास सबसे पहले जो है लाया गया या उसको लक्ष्य रखा गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी योजना में लक्ष्य रखा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आते हैं, टेनिस के किसी खेल में यदि दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40,
वो 40-40 स्कोर हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ड्यूस कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, NaCl और NH4Cl, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए इन दोनों को अलग अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो वाष्पीकरण या आसवन इसका प्रयोग नहीं करेंगे। उदरोपातन, इसका सब्लिमेशन, इसको ही यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में, पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। इसमें क्या होगा, ये इसकी जो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो है मूवमेंट होंगे पार्टिकल, और दोनों जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो उसको जो है अलग अलग कर लिया जाएगा। यानी NH4Cl की कंसंट्रेशन अलग और NaCl कंसंट्रेशन अलग, तो ये अलग अलग हो जाएगी, तो ये सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं विलवलीकरण। विलवलीकरण जो है या डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन डिसैलिनेशन क्या है, तो सैलाइन यहाँ पे शब्द आ रहा है, यानी कि खारापन की बात हो रही है, यानी की बात हो रही है नमक को अलग करने की। तो वह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है नहीं, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से लवण और खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है। यही इसका सही आंसर है। कैफ़ीन हटाने की प्रक्रिया है, ये भी नहीं है। सड़न व क्षय की प्रक्रिया है, ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? देश में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा होती है, तो ये भी सही है। तमिलनाडु और आंध्रा में तालाबों द्वारा होती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर या सबसे लंबी नहर है, ये भी सही है। भारत का सिंचित क्षेत्र कुल फसल क्षेत्र का लगभग 49.3% है, 49.3% है। ये पहले था, अभी ये बढ़कर कुल सिंचित क्षेत्र 55% हो गया है। कुल भारतीय भूमि का 55% क्षेत्र जो है वो सिंचित क्षेत्र जो है, कुल कुल फसल भूमि का सिंचित क्षेत्र वो 55% हो गया है। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सही कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मिट्टियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ उस मिट्टी से संबंधित फसलें हैं कि किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है। तो लैटेराइट मिट्टी ये केरल में पाई जाती है, और इसमें जो है ज़्यादा कह सकते हैं वर्षा ज़्यादा यहाँ होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी ये लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा फॉर्मेशन इसका होता है, निच्छालन विधि द्वारा, और ये रबड़, चाय, कहवा कहवा का मतलब कॉफ़ी, चाय, इन सब के लिए ये मानी जाती है, इनका प्रोडक्शन होता है इसमें। काली मिट्टी काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। तो चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, मसाला राज्य भी कर्नाटक कहा जाता है। और उसके बाद रबर का प्रोडक्शन हो गया, तो वो जो है सबसे ज़्यादा केरल में होता है। फिर आते हैं जलोढ़ मिट्टी पर और लाल मिट्टी पर। अच्छा, ये कपास के लिए जो होती है काली मिट्टी, कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस समय बीच में गुजरात हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये काली मिट्टी महाराष्ट्र रीजन में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में ही जो है सबसे ज़्यादा कपास होता है। उसके बाद जो है गुजरात में भी जो है ये मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में भी कपास का प्रोडक्शन हो रहा है अच्छा, तो महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन लाल मिट्टी तंबाकू के लिए है। आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो है ये तम्बाकू के लिए प्रसिद्ध है, तम्बाकू की खेती होती है लाल मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी ये जैसे जैसे दो नदियों के बीच की भूमि होती है दोआब, दोआब क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसमें जो है नदियों का पानी जो है वो कंकड़ बजरी गाद बालू ये सभी बजरी मिला करके जो है ये आगे लाता है, और इस तरह से पुरानी जलोढ़ जो है ऊपर से आती है वो भाबर कहलाती है। उसके बाद जो है खादर जो है उसको नई जलोढ़ में लाया जाता है, फिर तराई आती है।
तो इस तरीके से जब नदी जो गंगा नदी ऊपर से नीचे आती है हिमालय पर्वत से, तो इस तरह की मिट्टियों का निर्माण करती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा अनाज के लिए, पैदावार के लिए जानी जाती है। तो आलू के लिए भी हो गई, और गेहूं के लिए भी हो गई, चावल के लिए भी हो गई, ये भी जलोढ़ मिट्टी हो गई। अब इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका पाया जाता है इंडिया में। 43 to 44% जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद लाल मिट्टी है 18%, उसके बाद 15% के आसपास जो है काली मिट्टी है। फिर 9 से 10% के आसपास जो है, 9 से 10% के आसपास ये लैटराइट मिट्टी है, और भी मिट्टियाँ हैं। अच्छा, इसमें लैटराइट मिट्टी जो है इसको लीचिंग प्रक्रिया मैंने बताया। उसी तरह से काली मिट्टी को है जो रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगर मिट्टी, ये भी याद रखिएगा। ब्रिक सॉइल, ये ब्रिक सॉइल के नाम से लैटराइट मिट्टी जानी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें हो जाएगा दो, पहला हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता। यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमिडिटी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता है, एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। इरिडियम, ये जो परत है इसकी खोज लुइस अल्वारेज ने की थी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय चालक घनत्व कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, टेस्ला इसका आंसर है। टेस्ला यूनिट है जो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो टेस्ला जो है ये, इसको टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। अर्ग, ये एनर्जी की यूनिट है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है। वेबर, यही मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। और टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, या कह सकते हैं यहाँ पर जो दिया है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई है, ये इकाई टेस्ला है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो एनीमोमीटर, इससे जो है विंड की स्पीड मापी जाती है, हवा की स्पीड, विंड। यूरियोमीटर, इससे लिक्विड, या कह सकते हैं वाटर, वाटर के साथ में रेन वाटर जो जुड़ता है, रेन वाटर जब होता है तो रेन वाटर को मापने के लिए यूरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बेवामीटर, ये इसमें सॉइल की प्रॉपर्टी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और मिट्टी को। और पिग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। पिग्रोमीटर को जो है द्रवों की या लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लिक्विड डेंसिटी। आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया। तो फ्रैंक व्हिटल, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया। आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, दांतों को वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है। ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो और दांत के बीच की जो गंदगी है वो साफ साफ दिख सके। तो डी, बी वाला, इसमें ये वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। बी सी ऊपर नीचे दे रखा है इसमें, उत्तल दर्पण इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए, जो व्रीहि शब्द है ये चावल के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, गेहूं के लिए गोधूम किया जाता था, गोधूम। और जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जौ जो है ये सबसे पुरानी फसल मानी गई है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सोम ऋग्वैदिक युग में नर देवता के देवता थे।
तो सोम जो थे वो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पौधों के देवता थे या आंधी तूफान के या ज्वालामुखी के या और युद्ध के। आंसर है पौधों के देवता थे। नेक्स्ट आते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ जो है वंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दे रखी हैं। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। मैत्रक की वल्लभी थी। पाल वंश ये बंगाल में था, इसकी मुंगेर राजधानी थी। सोलंकी जो वंश था इसकी राजधानी अनिलवाड़ थी। तो दो, 3, 4, 2, 1 आंसर हो जाएगा इसमें। 3, 4, 2, 1 ये बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है अताम था? तो कान्यकुब्ज जो है ये कन्नौज को बोला जाता था। महोदय भी पुराना नाम था कन्नौज का, तो महोदय के बाद कान्यकुब्ज, उसका बाद कन्नौज हुआ। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, तो एग्जाम में पूछा जाता रहा है ये। महागोविंद वास्तुकार का नाम था। शुद्धोदन ये पिता थे बुद्ध जी के। कालाशोक ये कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संधि हुई थी। और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये पाटलिपुत्र जो कि इस समय पटना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इस ये जो दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पे बात हो रही है वाराणसी की। और वाराणसी में यहाँ पे भगवान ब्रह्मा थे, उन्होंने ये दशाश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट पे 10 घोड़ों की बलि दी थी। नेक्स्ट आते हैं, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता ने विकसित हुई? तो उस समय जो है सरस्वती नदी के तट पर यह विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ये ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल उसके बाद फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल होता है। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में कहा गया है कि सभा और समितियां जो है दो प्रजापति थे, उनकी पुत्रियां थी। ऋग्वैदिक काल में जो बात आती है अलग अलग नदियों की नाम आते हैं, तो जैसे अस्किनी नाम आता है, ये भी पूछा जाता है, इनको याद कर लीजिए। अस्किनी चिनाब को कहा जाता था। वितस्ता वितस्ता झेलम को कहा जाता था। वितस्ता झेलम को झेलम। विपाशा व्यास को बोला जाता था। अस्किनी चिनाब बता दिया। उरुष्णी रावी को कहा जाता था। और उसी प्रकार से व्यास हो गया। सरस्वती सरस्वती को कहा जाता था। और जो सदा नीरा थी वो गंडक को कहा जाता था। सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, इनका बता दिया मैंने। और सरस्वती जो है सरस्वती को कहा जाता था। वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब और विपाशा व्यास, शतुद्री जो है वो सतलुज को कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? देखिए गच्छा जो है ये एक टुकड़ी को कहा जाता था, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर, उसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनके बारे में भी जान लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम
जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो ये जमानिया जो है ये गाजीपुर में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट आते हैं, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। तो रुपए का सिक्का जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। अब इसमें कौन सी पुस्तक लिखी, तो डॉन ऑफ द वेदास नहीं लिखी, द ओरायन ये इनकी पुस्तक का नाम है, द ओरायन। द अप्रतिक होम ऑफ वेदास ये भी उनकी पुस्तक का नाम है। गीता रहस्य भी इन्हीं ने लिखी। मराठा और केसरी नामक अखबार चलाए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में। अब जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। तो झारखंड में कौन नेता था, वो थे चूनाराम महतो। बी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। चूनाराम महतो ये झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया था। तो कलकत्ता मदरसा जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसका जो है शैक्षिक संस्थान ये स्थापित किया गया था, कलकत्ता मदरसा को। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो वो थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का। गवर्नर जनरल बंगाल का पूछा जाता है तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का पूछा जाता है, भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग। उसके बाद अगर पूछा जाता है फर्स्ट वाइसराय, पहले वाइसराय कौन थे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चलाई थी। सर सैयद अहमद खान इन्होंने जो है आईएमयू की स्थापना करी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में बताई दिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी एक रचना नहीं थी। एकला चलो रे ये उनकी रचना थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी। आमार सोनार बंगला का जो राष्ट्रगान है वो भी इन्हीं ने लिखा था। चित जेथा भय शून्य ये भी इन्हीं ने लिखा था। कदम कदम बढ़ाए जा ये इनकी रचना नहीं थी। कदम कदम बढ़ाए जा जब सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी उस समय जो है ये गीत गाया जाता था, कदम कदम बढ़ाए जा। और ये राम सिंह नाम के एक कैप्टन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आते हैं, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद यानी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। वो थे किशोरी मोहन गांगुली, KM गांगुली। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किशोरी मोहन गांगुली थे। उसी तरह पूछा जाता है राष्ट्रगान का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था, वो किया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट आते हैं, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा शिकोह की पनाह दी थी। दारा शिकोह को पनाह देने वाले थे गुरु हर राय। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, तीन नाम दे रखे हैं। तीनों ही मेंबर थे, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था उसके। पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और AV अलेक्जेंडर, तीनों थे। आंसर हो जाएगा डी वाला, PQR सभी। नेक्स्ट आते हैं, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था।
जब 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, तो उस लाहौर अधिवेशन में 30 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही जाती है। स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। इसीलिए जो है हमारे संविधान जो है जब 26 नवंबर 1949 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन कुछ धाराएँ बाकी थी, कुछ अनुच्छेद बाकी थे या कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको क्लियरिटी करना ज़रूरी था। उसके अलावा साथ-साथ में इसको आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान दिवस उसी दिन मनाया जाता है, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का डेट इसीलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाना घोषित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम हमला 1929 दायर किया गया था? अब जैसा कि आप लोग को पता है कि लाहौर षड्यंत्र केस में सभी लोग जेल चले गए थे। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जेल चले गए थे। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और उसमें ये कहा था कि हम केवल अंग्रेज़ों को ये चिताना चाहते हैं कि अ, ये केवल उनको भय दिखाना है। तो बटुकेश्वर दत्त इसमें आंसर हो जाएगा और भगत सिंह थे, उनको भी वो भी थे शामिल। उसके अलावा अ, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह इनको 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, लेकिन ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मिले थे और वहाँ पर जो है 27 फरवरी को 27 फरवरी को इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी क्योंकि चारों तरफ से ये अंग्रेज़ों से घिर गए थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है? वर्षा छाया रेगिस्तान याद रखिएगा। वर्षा छाया रेगिस्तान का मतलब है कि मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में वर्षा हो रही है और उसके पीछे जो है रेगिस्तान है और यहाँ पर कोई पर्वत श्रेणी है, उसके पीछे रेगिस्तान है। तो ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे बरसात नहीं होती है, तो ऐसा एरिया जो रेगिस्तान बन जाता है, तो इसको वर्षा छाया क्षेत्र बोलते हैं, जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो ये जो है अवरुद्ध भी करता है, हिंद महासागर से बादलों को ले जा रहा है। तो ये जो है थार मरुस्थल है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोबी ये मंगोलिया और चाइना में है। टकलामाकन भी मंगोलिया और चाइना में है। काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ये है माउंट इरेबस। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर इटली में है। उसके बाद माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी तो ये इटली हो गया, ये आंसर है। और कोटोपैक्सी अब इक्वाडोर में। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? देखिए बुशमैन जो हैं ये कालाहारी मरुस्थल में जो है पाई जाती है जनजातियां। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया और बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच बाउंड्री बनाता है, इसी में जो है बुशमैन है। इसी तरह से जो है अ, कॉन्गो की जो जनजाति है पिग्मी, तो इसको भी पूछा जाता है पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये कॉन्गो में पाई जाती है। और भी जनजातियां हैं, हम उसको जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, तो वहाँ से जो है आप सभी लिंकों से हमारे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल, सभी जितने भी सोशल मीडिया
के जो प्लेटफॉर्म है उन सब से आप जुड़ सकते हैं हमसे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमारा ऐप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी वेबसाइट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ें और उससे जो है आपको डेली नोट्स और साथ साथ न्यूज़पेपर और साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं एग्ज़ाम को लेकर वो भी प्रोवाइड करी जाती हैं। आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपी राज्य कौन सा है? तो एकमात्र द्वीपी राज्य जो है ऑस्ट्रेलिया का वो इबीसा है। इसको याद रखिएगा, इबीसा। नेक्स्ट आते हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड निम्न मिलकर क्या कहलाते हैं? तो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी गई है, स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी, और वही जो है ये स्कैंडिनेविया राज्य कहलाते हैं चारों, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड जो है यहाँ पर बाल्टिक सागर पास में है और उसके बाद साथ में जो है बोथनिया की खाड़ी भी है। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी वाला। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। ऐसे ही 50 क्वेश्चंस ही हम कवर करेंगे फास्ट तरीके से, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग का आ रहा है, तो जीएस का पार्ट जो है उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आप लोग को अधिक से अधिक बेहतर तैयारी करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।